वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। बेटा लेक्चर 2 के अंदर जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ये आज के हमारे 3 टॉपिक होंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले बेटा ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। तो पहले नंबर पे जो पहली प्रॉपर्टी है वो उनकी डेफिनेशन मैंने बना दी है हेडिंग। तो डेफिनेशन क्या है? स्टेट ऑफ मैटर हैविंग नो डेफिनेट शेप। ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसकी कोई खास शक्ल ना हो, यानी कांस्टेंट शक्ल ना हो, शक्ल बदलता रहता हो, बट डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन उसका वॉल्यूम डेफिनेट रहता हो, इज कॉल्ड लिक्विड। आपके पास एक गिलास पानी है तो वॉल्यूम उसका जो है वो चले एक गिलास में तकरीबन 250 ml, हम कहते हैं मिलीलीटर जो है वो वाटर मौजूद है। आप उस एक गिलास पानी को जो है शक्ल देख ले उसकी क्या हो गई है, गिलास की शक्ल जैसी। आप उसको बोतल में डाल दें, वॉल्यूम उसका 250 ml ही है, लेकिन अब शेप उसकी कैसी हो गई है, बॉटल की तरह की। आप उसको जो है वो क्या करें, बोतल में से निकालें, ट्रे में डाल दें, वॉल्यूम अब भी कितना है 250 ml, लेकिन अब शेप उसकी कैसी हो गई है, ट्रे की शक्ल की। तो ऐसा स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप इज कॉल्ड लिक्विड। उसकी असल वजह यह है कि वॉल्यूम इनका क्यों डेफिनेट रहता है, इनके दरमियान में जो है वो इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो क्लोजली स्पेस्ड हो जाते हैं और वो उनके दरमियान में जो स्पेसेस हैं वो बदलती नहीं है, यानी एक तरह से उनकी पोजीशंस लूजली फिक्स्ड आप कह सकते हैं। क्यों लूजली? क्योंकि ये गैसेस के मॉलिक्यूलों की तरह इनमें रैंडम मोशन पाई जाती है। तो रैंडम मोशन की वजह से मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, लेकिन पोजीशन बदलने के बावजूद दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फासला है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो लेकिन शेप मोशन की वजह से, कांस्टेंट रैंडम मोशन की वजह से शेप बदलती रहती है। जो जिस तरह का कंटेनर बदलता है उस तरह की शेप ये इख्तियार कर लेते हैं। अब बेटा जी दूसरी प्रॉपर्टी रैंडम कांस्टेंट मोशन है। इसकी वजह से ये डिफ्यूजन, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, बिखरने वाला फिनोमिना शो करते हैं। एवेपोरेशन, ये लिक्विड से गैसियस स्टेट में, वेपर्स में तब्दील हो सकते हैं इसी रैंडम मोशन की वजह से जो है। तो लिक्विड्स की जो डेंसिटीज हैं ये तकरीबन गैसेस के से बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि इनमें ना होने के बराबर एम्प्टी स्पेसेस पाई जाती हैं क्लोजली टू द सॉलिड्स। सॉलिड्स की तरह ये भी भारी होते हैं डेंसिटीज में। तो स्पेसेस अमंग द मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल जस्ट लाइक सॉलिड्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस इन लिक्विड्स आर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शंस इन लिक्विड्स आर ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ बिटवीन द गैसेस एंड सॉलिड्स, दरमियानी। और इसी वजह देखें ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस ही होती हैं जो कि गैस, लिक्विड एंड सॉलिड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को डिटरमिन करते हैं। मतलब डिफरेंट मैटर जो है वो डिफरेंट किस्म के स्टेट्स में पाया जाता है, तो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों एक सबस्टांस के जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उसकी मेन वजह कौन है? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिफरेंस जो है। बेटा जी छठी प्रॉपर्टी जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स में जो है वो रैंडम मोशन पाई जाती है, तो इस रैंडम मोशन की वजह से इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल जो है लिक्विड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स। अगर हम लिक्विड्स को ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो क्या होता जाएगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और वो आस्ता आस्ता जो है वो अपनी मोशन को लूज करते जाएंगे, वो फिक्स हो जाएंगे अपनी पोजीशंस पे और सॉलिड जैसे हो जाएंगे। बाय डिक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड जब आपस में एक दूसरे टकराते हैं, दे नॉट ओनली कोलाइड विद देमसेल्व्स बट आल्सो एक्सचेंज काइनेटिक एनर्जी विद ईच अदर। तो लेकिन सॉलिड्स ऐसा नहीं करते। अब बेटा जी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की तरफ चलते हैं। तो डेफिनेशन सबसे पहले जो है, हालांकि आपकी किताब में पहली प्रॉपर्टी ये वाली है लेकिन मैंने इसको बना दिया है, स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। ये मेरे सामने पैमाना एक सॉलिड है, ना इसकी शेप बदल रही है ना इसका वॉल्यूम बदल रहा है। मैं भी एक सॉलिड हूं, ना मेरी शेप बदल रही है ना मेरा वॉल्यूम बदल रहा है।
ठीक है ना जी, सेम आप इसी तरह से हैं। तो सॉलिड्स हम उन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर ऑफ द सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनका शेप एंड वॉल्यूम क्या रहता है, डेफिनेट रहता है। तो अब बेटा जी नंबर 2 के ऊपर टाइट पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। असल में ये हमने मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं कह दिया, बात ये है कि सॉलिड्स आयनिक सॉलिड्स होते हैं जिनमें सोडियम, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैटायंस एंड अनायंस पाए जाते हैं। सॉलिड जो है वो उनमें मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, जैसे सक्रोज है, चीनी है, उसमें सक्रोज के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना जी। सॉलिड जो है वो मेटल्स भी होते हैं जिनमें जो है वो कैटायंस पाए जाते हैं, कैटायंस व्हिच आर सराउंडेड बाय मोबाइल और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरह से सॉलिड जो है वो डायमंड की तरह भी हो सकते हैं जिनमें सिर्फ एटम्स ही पाए जाते हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से जुड़े होते हैं। तो ये बातें हम बाद में भी करेंगे। तो इसलिए सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आयंस भी हो सकते हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमने फिर एक जनरल टर्म बोल दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वट एवर दे आर टाइटली पैक्ड, दे आर टाइटली पैक्ड, इनके दरमियान में ना होने के बराबर होती हैं, बट ना होने के बराबर जो है वो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। तो इसी वजह से जो है ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस पाई जाती हैं, इसलिए ये डिफ्यूजन भी शो नहीं करते हैं। तो एम्प्टी स्पेसेस ना होने की वजह से इनका वॉल्यूम कम होता है, इसलिए इनकी डेंसिटीज भी क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। तो बड़ा जी जो है देयर आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। अगला जो है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस पाई जाती हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान में which hold the particles together firmly, for this reason solids have definite shape and volume। और इसी strong attraction की वजह से और जो है वो एक तरह से जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशनल है। तो ये अपनी पोजीशन में भी फिक्स हैं और स्पेसेस भी फिक्स हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप्स मौजूद होती हैं। अब बेटा जी जो है वो आखिरी the solid particles possesses only vibrational motions। इनके पास सिर्फ क्या होती हैं, वाइब्रेशनल मोशंस होती हैं। बेटा जी अगला जो आपका टॉपिक तीसरा है आज के लेक्चर का, वो कौन है जी, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो देखें प्रेशर जो है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन ए यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक हो गया ना जी। प्रेशर दो तरह का होता है गैसेस में, एक एक्सटर्नल प्रेशर जो गैस के ऊपर बाहर से लगाया जाता है उसके कंटेनर के ऊपर, ठीक हो गया ना जी, तो वो ऑटोमेटिकली गैस के मॉलिक्यूलों के ऊपर लगता है। और इसी तरह से दूसरा वो जो गैस के मॉलिक्यूल खुद कंटेनर के अंदर कंटेनर की दीवारों पे लगा रहे होते हैं, उसे इंटरनल प्रेशर कह देते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर तो कोई एक्सटर्नल एजेंसी लगाएगी, मेरा हाथ लगा सकता है, पिस्टन लगा सकता है, ठीक है ना जी, कोई पंप लगा सकता है। लेकिन इंटरनल प्रेशर कौन लगाएगा, इंटरनल प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल्स व्हेन दे कोलाइड अमंग देमसेल्व्स and also collide with the walls of container, they exert a force. When this force is divided by unit area of the walls of container, it is called pressure। इसको हम इंटरनल प्रेशर कह देते हैं। तो बहरहाल प्रेशर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर हो या इंटरनल प्रेशर हो, हम गैसेस के उस प्रेशर को यूनिट क्या देंगे। तो बड़ा ये डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में डिफरेंट गैसेस के प्रेशर को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स मौजूद हैं। जो हम इस केमिस्ट्री में ज्यादा चलाएंगे वो चलाएंगे एटमॉस्फेयर। क्या चलाएंगे, एटमॉस्फेयर। तो आए सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर होता है, यानी 1 एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर होता है, उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो डेफिनेशन बेटा जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दी है यही याद होनी चाहिए, किताब वाली नहीं, ठीक है जी, यही याद होनी चाहिए। गौर से पढ़ें। 1 एटमॉस्फेयर इज द प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर इज द प्रेशर। 1 एटमॉस्फेयर वो प्रेशर होता है एक्सर्टेड बाय एयर, जो हवा लगाती है एट सी लेवल, समुद्र की सतह पे, दैट कैन सपोर्ट, और ये प्रेशर सपोर्ट कर सकता है 760 mm मर्करी, मिलीमीटर मर्करी कॉलम को ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। उस कॉलम की विड्थ कितनी है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, अगेंस्ट ग्रेविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस।
तो 1 एटमॉस्फेयर वो प्रेशर है जो कि हवा समुद्र की सतह पे लगाती है, और ये प्रेशर किसके बराबर है, किसके बराबर है, जो के 760 मरकरी कॉलम ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाता है, लिफ्ट करता है। ग्रेविटी की वजह से तो मरकरी कॉलम को नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन वो ऊपर खड़ा रहता है। तो उसके खड़े रहने की वजह कौन है, एयर प्रेशर है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको लिफ्ट कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इतने प्रेशर को हम क्या कहेंगे, 1 एटमॉस्फेयर। बेटा इस चीज की डेमोन्स्ट्रेशन ये एक छोटी सी डायग्राम में मैंने दी है। इसको हम पूरे डिवाइस को बैरोमीटर कहते हैं। एक टब बनाया जिसमें मरकरी मौजूद है, और 1 मीटर लंबी मैंने क्या ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब ले ली है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस टेस्ट ट्यूब को मैंने पहले जो है ना वो पूरा मरकरी से बाहर के उल्टा करके इसमें बैरोमीटर के टब में जो है वो लटका दिया है। तो ग्रेविटी की वजह से जो है वो मरकरी कॉलम जो है वो नीचे को आना शुरू कर देता है। ग्रेविटी की वजह से मरकरी जो है वो नीचे को आना शुरू कर देता है, लेकिन आते आते फिर इस जगह पे आके रुक जाता है। तो ये जगह क्या है, ये है 760 मिलीमीटर। इसका मतलब आपके पास कितना लंबा मरकरी कॉलम मौजूद है, कितना लंबा मरकरी कॉलम मौजूद है, 760 मिलीमीटर लेंथ का ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का मरकरी कॉलम है, जो कि अब मजीद नीचे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, अब क्या ग्रेविटी नहीं लग रही है, लग रही है, ठीक है ना जी। ग्रेविटी नीचे को पुल कर रही है, मरकरी कॉलम को नीचे को पुल कर रही है, लेकिन यहाँ पे इसकी साइडों पे कौन लग रहा है, एयर का प्रेशर। ये कौन है, एयर जो है वो मरकरी को दबा रही है, इधर मरकरी को दबा रही है, इधर मरकरी को दबा रही है। तो यहाँ पे ये फोर्सेस क्या हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं। नेट फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, एक फोर्स कह रही है कि मरकरी ऊपर, इस टब के अंदर मरकरी ऊपर को ना आए, और एक फोर्स कह रही है कि मरकरी ऊपर को जाए। तो जहां पे वो टब की सरफेस पे जो है वो फोर्सेस दोनों बराबर हो जाएंगी, जैसे बराबर होंगी मरकरी मजीद नीचे आना बंद कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एयर इस ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि 760 mm मरकरी कॉलम प्रोड्यूस कर रहा है उसके बराबर की फोर्स लगा रही है। अगर उस फोर्स को हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से डिवाइड कर दें तो वो बन जाएगा 1 एटमॉस्फेयर। समझ आ गई बात। तो बेटा जी 1 एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर है, वही प्रेशर है जो 760 मिलीमीटर मरकरी कॉलम जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे लगाता है। लेकिन ये किसके, हमने इस प्रेशर को, मरकरी कॉलम के इस प्रेशर को किसके बराबर ले लिया है, एयर के प्रेशर के बराबर ले लिया है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इतना जो है वो ग्रेविटी प्रेशर लगा रही है नीचे की तरफ, लेकिन एयर जो है वो उस प्रेशर को बैलेंस कर रही है। तो इसलिए ये मरकरी कॉलम इस ट्यूब के अंदर यहाँ पे रुक जाता है। अब बेटा जी दूसरा यूनिट ऑफ प्रेशर mm ऑफ मरकरी यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो 1 एटमॉस्फेयर 760 mm ऑफ मरकरी के बराबर है। अब यानी कि ये एक तरह से ये डेफिनेशन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को एक्सप्लेन कर रही है। तो तीसरा यूनिट ऑफ प्रेशर बेटा जी टॉर है। जो टॉर है वो किसके बराबर होता है, एक टॉर जो है वो 1 mm ऑफ मरकरी के बराबर होता है। तो फिर इसलिए 1 एटमॉस्फेयर इज आल्सो इक्वल टू 760 टॉर। चौथा यूनिट ऑफ प्रेशर एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर है, न्यूटन फोर्स के लिए। और एसआई सिस्टम में एरिया का यूनिट क्या होता है, पर मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। 1 एटमॉस्फेयर जो है वो 1,01,325 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर के बराबर होता है। यानी इतना प्रेशर अगर ये न्यूटन मीटर में होगा तो वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। पांचवा यूनिट जो है बेटा ये पास्कल। पास्कल और 1 पास्कल और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर होते हैं। तो इसलिए 1 एटमॉस्फेयर जो है वही 1,01,325 पास्कल, या फिर अगर आप उसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो 101.325 किलो पास्कल के बराबर होता है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको एमसीक्यूज के लिए याद करने हैं। बेटा जी छठा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, छठा यूनिट ऑफ प्रेशर है जी जो इंजीनियरिंग में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पाउंड्स
पर स्क्वायर इंच। तो इसको अब्रेविएशन P छोटा, S छोटा, I छोटा। पास्कल का बेटा जी है ना वो P बड़ा है, A छोटा है, इस तरह से लिखना है। लेकिन इसका जो अब्रेविएशन है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का, उसमें तीनों लेटर्स P, S, I ये क्या है, स्मॉल लेटर्स हैं। तो एक एटमॉस्फेयर जो है वो कितने 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के बराबर होता है। सातवां यूनिट ऑफ प्रेशर बेटा जी जो मेट्रोलॉजिस्ट माहिर मौसमियात, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। आप जाते हैं ना जी गाड़ियों में या मोटरसाइकिल में हवा डलवाने जाते तो आप कहते हैं जी कि 45 पाउंड की या 30 पाउंड की जो है वो हवा भर दें, तो वो असल में कौन होता है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है। मेट्रोलॉजिस्ट माहिर मौसमियात बताते हैं कि फलां जगह पे इतना हवा का दबाव है और फलां जगह पे इतना दबाव है, तो वो बार का यूनिट या मिली बार जो है, मिली बार जो है ये सिंबल ही है, इस्तेमाल करते हैं। एक एटमॉस्फेयर मेट्रोलॉजिस्ट बड़े माहिर मौसमियात, तो एक एटमॉस्फेयर जो है 980.65 जो है मिली बार के बराबर होता है। तो ये 665 बेसिकली है। चलिए मैं जरा इसको ऐसे कर देता हूं, तो 980.665 मिली बार। तो ये बड़ा जी इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम जो वो गैस लॉज पढ़ेंगे और साथ जो है वो बॉयल्स लॉ जो है उसका कुछ हिस्सा मुकम्मल करेंगे। तो कोई भी सवाल हो ज़रूर पूछें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। शुक्रिया।